नमस्कार साथियों, देश के मन की बात कार्यक्रम रविवार 17 अक्टूबर आपके साथ करने के लिए मैं उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले कोरोना अपडेट के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। देश में अब 75 लाख संख्या संक्रमित लोगों की पहुंच चुकी है। भारतवर्ष में 1,20,000 मौतें अभी तक हो चुकी है। लगभग 70-80 हज़ार प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। अगर आप अमेरिका को देखें तो जो हमारे से एक पायदान ऊपर है, अमेरिका में इस वक्त 80 लाख संक्रमितों की संख्या है, जो भारत के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली इसलिए भी है कि भारत मात्र 6 लाख पीछे है। जो संख्या मैं समझता हूँ कुछ दिनों में हमारी वहाँ तक पहुँच जाएगी। दूसरी ओर अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें तो दुनिया में 4 करोड़ ये संख्या पहुंच चुकी है। 11 लाख से ज़्यादा अभी तक मौतें हो चुकी है। और अगर हम उत्तराखंड को देखें, जहां से हम रहते हैं, जहां हम के वासी हैं, तो उत्तराखंड में भी 60,000 के लगभग ये संख्या पहुंच चुकी है और 800 मौतें अभी तक उत्तराखंड में हो चुकी है। साथ ही साथ साथियों, आपको कोरोना के साथ ही साथ आपको अब डेंगू और चिकनगुनिया से भी सावधान रहना है, क्योंकि उनका भी सीजन इस वक्त चल रहा है। तो कोरोना अपडेट की ये जानकारी के साथ ही अब मैं आता हूँ आज के मुख्य मुद्दे के ऊपर। और मुख्य मुद्दा आज का ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से मैं 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ, ऋषिकेश में पिछले 2-3 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो मेरा आज का जो मुख्य सवाल है कि क्या यह सही समय है अतिक्रमण हटाने का, क्योंकि ये कार्रवाई ऋषिकेश के साथ साथ देहरादून और अन्य इलाकों में भी उत्तराखंड के हो रही है अतिक्रमण हटाने की। तो मैं आप सब लोगों से इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं किसी भी अतिक्रमण का पक्षधर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि अतिक्रमण हो और शहर के हालात ख़राब हों। मैं भी चाहता हूँ कि शहर की सड़कें चौड़ी हो, अच्छे पार्क हों, साफ़ सुथरा माहौल हो, पार्किंग हो और चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था हो। पर मेरा ये भी मानना है कि क्या अतिक्रमण को हटाने का ये सही समय था या नहीं था। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सही समय नहीं था। एक तरफ लॉकडाउन की 6 महीने की जोरदार मार जो हमारे व्यापारी वर्ग पर पड़ी है, उसमें छोटे से छोटा रेड़ी पटरी वाला, खोखे वाला, छोटी दुकान वाला, बड़ी दुकान वाला और यहाँ तक के शोरूम के जो मालिक हैं वो भी इस कोरोना की मार से नहीं बच पाए हैं। और हालात इतने ख़राब हैं, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है व्यापारियों की, कि अब सरकार को भी ये महसूस होने लगा है कि शायद अब लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल देना चाहिए। और सरकार ने इसकी घोषणा भी करी कि बसों की यात्राएं शुरू कर दी है, सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, शादियों के लिए परमिशन दे दी है। तो सरकार भी ये मानती है कि इस तरीके से हम आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाएंगे। तो इस हालात में जहां सरकार भी ये मानती है, क्या अतिक्रमणकारियों के प्रति सरकार की ये संवेदनहीनता ये नहीं दर्शाती है कि क्या आखिर इन्होंने गलत कर दिया जो इस वक्त इनके साथ ये कार्रवाई हो रही है। और सवाल ये भी है कि आखिर कहाँ से आते हैं ये लोग, किस देश के हैं ये लोग, आखिर चाहते क्या हैं लोग जिनकी ये जो ये अतिक्रमण करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, क्या कारण है। इस सवाल के ऊपर जाना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 महीने में जो लॉकडाउन के बाद व्यापारियों की और हर वर्ग की हालत ख़राब हुई है, अब शायद उनको ये लग रहा था कि इस आने वाले त्योहारी मौसम में वो इतना तो कमा पाएंगे कि आने वाले 6 महीनों के लिए अपने घर का राशन वो इकट्ठा कर सकते थे, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस वो जमा कर सकते थे, और थोड़ा सा अगर उनको समय ये मिलता तो शायद वो कहीं दूसरी जगह पर अपने दुकान के लिए भी 2 पैसा जोड़ पाते कि वो कहीं और दुकान ले पाते। लेकिन ये संवेदनहीनता प्रदर्शित करती है कि सरकार इन सब विषयों के ऊपर नहीं सोचती है। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व का आगाज नवरात्रों से होता है। नवरात्रे 9 दिन के आएंगे, दशहरा आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी। और इस 1 महीने के कार्यकाल में
व्यापार वर्ग अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करने की स्थिति में आता। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इस एक महीने में अपने घर का राशन, अपने बच्चों की स्कूल की फीस, आने वाले दिनों के लिए कुछ आर्थिक तंगी से उबर पाता, सरकार का हथौड़ा उन गरीब तबके के, टूटे हुए तबके के लोगों के ऊपर पड़ा है, जो इस वक्त नहीं पड़ना चाहिए था। एक महीने के बाद दीपावली है। अगर हम अतिक्रमण को हटाना ही चाहते थे तो क्या जो पिछले लॉकडाउन के समय में 6 महीने ये चीज़ डिले हुई है, तो क्या वो 1 महीने और नहीं रुक सकती थी? अगर सिर्फ 1 महीना रुक जाते तो शायद इस दीपावली के मौके पर वो लोग जो पिछले 6-7 महीने से टूटे हुए हैं, उनको थोड़ी सी मजबूती मिल पाती। ये संवेदनशीलता और संवेदनहीनता का फर्क। एक तार, जिसको एक धागा अगर हम कहें कि एक धागा अगर पकड़ करके तोड़ना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन उसी धागे से हमारे कपड़े सिलते हैं। उन कपड़ों की मजबूती आप भी जानते हैं कितनी होती है और एक धागे की मजबूती कितनी होती है। लेकिन धागा जो लिपटता है वो मजबूती देता है उस वस्त्र को जो हम पहनते हैं, हमारी इज्जत आबरू जिससे ढकती है। मैं समझता हूँ कि संवेदनशीलता और संवेदनहीनता भी एक धागे के रूप में है, जिसको आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप संवेदनशील बनिए, अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो संवेदनहीन बन जाइए। और इस वक्त मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई है। जिस तरीके से उन्होंने व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया है, अगर वो 1 महीना रुक जाते तो शायद ये व्यापारी अपने आप को कुछ मजबूत कर पाते। साथ ही साथ मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ जो विशेष तौर पर ऋषिकेश से संबंधित है। जिस दिन ये अतिक्रमण हट रहा था उसके अगले दिन मैं वहाँ पर गया, क्योंकि जिस दिन पहला दिन था उस दिन मैं कहीं बाहर था। उस दिन मुझे नहीं पता था कि आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। लिहाजा जैसे ही मुझे रात को पता लगा कि आज ऋषिकेश में अतिक्रमण हटा है, मैं तुरंत अगले दिन सुबह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। मैंने व्यापारियों से उनके हाल चाल पूछे और उनकी बात को सुनने का काम किया। उसी वक्त वहीं पर जिस जगह अतिक्रमण हट रहा था वहीं पर नगर निगम के दफ्तर के सामने उत्तराखंड शहीद स्मारक की एक हमारी धरोहर है, जहां पर उत्तराखंड के तमाम शहीदों के स्मृति चिन्ह, चित्र रखे हुए हैं और एक शिलापट है जिस पर सारे शहीदों के नाम अंकित हैं। उस पर अधिकारियों के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही थी और उसी वक्त मैं वहां पर पहुंचा। और जब मैंने अधिकारियों से ये बात कही, जब मैंने आंदोलनकारियों से पूछा कि क्या आपको कोई नोटिस नहीं आया था, उन्होंने कहा नोटिस आया था, निशान लगे थे। लेकिन हमारी जब जिलाधिकारियों से बात हुई थी, जिलाधिकारी से बात हुई और बाकी जितने भी लोग इसमें शामिल थे, उन्होंने कहा था कि पहले उत्तराखंड शहीद स्मारक को शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको वहाँ से हटाया जाएगा। तो जब मैंने इस बात का विरोध किया कि जिलाधिकारी ने कहा है और ऋषिकेश में 3 बार के विधायक हैं और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अब क्या वो भी इतने संवेदनहीन हो गए हैं? जिन शहीदों की चिताओं पर आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य की स्थापना की है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, इतने बड़े बड़े पद राज्य मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के दर्जे जो मिले हैं, वो उत्तराखंड के शहीदों के नाम पर आपको मिले हैं, उनकी शहादत के नाम पर उनको मिले हैं। आपने उनको भी उजाड़ देने का काम कर दिया है, बगैर कहीं उस शहीद स्मारक को शिफ्ट किए। आपने उस स्मारक को तोड़ करके एक कलंक अपने माथे पर लगाने का काम किया है उत्तराखंड की सरकार ने। मैं ये आरोप लगाता हूँ कि वो कलंक आपके माथे से कभी हटेगा नहीं। दूसरी तरफ जब व्यापारियों ने ये समझा कि मैं सिर्फ स्मारक को बचाने की बात कर रहा हूं, तो मैंने उनको ये बात समझाई। जो कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाने का काम किया है कि जी व्यापारियों ने राजपाल खरोला का विरोध किया, तो व्यापारियों ने राजपाल खरोला का विरोध नहीं किया। मैं व्यापारियों की उस बात को बिल्कुल भी उन लोगों की बात को गलत सिद्ध करना चाहता हूं। व्यापारियों ने मुझसे कहा कि आप शहीद स्मारक को बचा रहे हैं, हमें नहीं बचा रहे हैं। लेकिन मैंने स्पष्ट किया, मैं अतिक्रमण को नहीं बचा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि व्यापारियों को भी और शहीद स्मारक में जो लोग वहां पर हैं उनको शासन की, प्रशासन की तरफ से थोड़ा समय ये मिले कि वो अपना सामान सम्मानजनक तरीके से वहां से हटा सके। किसी के प्रति मेरी कोई गलत भावना नहीं थी। जितनी भावना मेरी व्यापारियों के प्रति थी उतनी शहीद स्मारक के प्रति थी। हर व्यक्ति के लिए
अपना प्रतिष्ठान अपने आप में एक मंदिर का रूप होता है। तो शहीद स्मारक आंदोलनकारियों के लिए मंदिर है और हर व्यापारी के लिए अपनी दुकान, अपना प्रतिष्ठान उसके लिए मंदिर है जहाँ से उसकी रोजी रोटी चलती है। मैं यही कह रहा था कि थोड़ा समय व्यापारियों को भी दीजिए और शहीद स्मारक के लोगों को भी दीजिए ताकि वो अपने सामान को समेट सकें और बाइज्जत वहाँ से कहीं जा सके। आपने हर व्यापारी को और शहीद स्मारक को बेइज्जत कर करके हटाया है, बाइज्जत नहीं हटाया। अगर आपके अंदर संवेदनशीलता होती तो आप इनको कहीं शिफ्ट करने की बात भी कर सकते थे। और वो जो लोग जितने भी नेता वोट लेकर के बहुत ज़्यादा वोट ले करके अभी बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आखिर आप सिर्फ वोट लेने ही व्यापारियों के पास आते हैं, व्यापारियों के दुख दर्द में खड़े होने के लिए क्यों नहीं आते हैं? जब व्यापारी उजड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पिछले वर्ष भी दीपावली के समय पर ही ऋषिकेश में अतिक्रमण हटा, उससे 1 साल पहले 3 साल पहले छित्तर रोड में पूरे मेन बाजार में अतिक्रमण हटा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अतिक्रमण का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन समय थोड़ा देखना चाहिए कि जब व्यापारी 2 पैसा कमाने की सोचता है, उसी वक्त दीपावली के समय में आप ये 3 साल से लगातार ऋषिकेश में हो रहा है कि व्यापार को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं एक बहुत बड़े आरोप के साथ आज प्रदेश सरकार को कटघरे में लाना चाहता हूं कि आखिर वो ऋषिकेश से ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और ऋषिकेश के जो नेता हैं, जो 3-3 बार विधायक बने हैं, जो बाकी पदों पर हैं, उन सब के लिए भी सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि आपके अंदर की संवेदनशीलता कहाँ मर गई, कहाँ सो गई? आखिर आप कौन सी दुनिया में हैं जो आपको ऋषिकेश के लोग सिर्फ वोट लेने के लिए दिखाई देते हैं, उनको बचाने के लिए कभी आप प्रयास नहीं करते हैं। मैं इसी मुद्दे के साथ आज आपको ज्वलंत मुद्दे के साथ आपको छोड़ करके जा रहा हूं और इसी उम्मीद से जा रहा हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ कि ऋषिकेश की जनता क्या सिर्फ वोट लेने के लिए बनी है या सिर्फ उनका उपयोग करने के लिए बनी है, या ऋषिकेश की जनता को भी कभी कोई गिफ्ट ऋषिकेश के नेताओं की तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यही सबसे बड़ा सवाल आज का है जो मैं आपको दे करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय ऋषिकेश। और एक बार पुनः आप सब लोगों को मैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके सबके परिवारों को माँ दुर्गा धन दौलत मान सम्मान कारोबार सब में तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।